गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूएस के लेजिस्लेचर के बारे में। अब यूएसए के लेजिस्लेचर को कहा जाता है कांग्रेस। जैसे इंडिया में कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, वैसे यूएस के अंदर कांग्रेस जो है यूएस की लेजिस्लेचर है। यूएस के लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहा जाता है। तो आज हम उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसका कंपोजिशन, उसकी पावर्स एंड ऑल, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि इन केस अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, चाहे वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, चाहे वो 6 to 10 के सभी सब्जेक्ट्स की हो, या फिर चाहे वो 11-12 के आर्ट सब्जेक्ट की हो, तो इन केस अगर आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टा हैंडल पे। मैंने मेरी जो इंस्टा आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर। सो एज आई टोल्ड यू, हम आज देखने वाले कांग्रेस के बारे में, उसका कंपोजिशन देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते कांग्रेस के बारे में, यूएस की कांग्रेस के बारे में, दैट मीन्स यूएस लेजिस्लेचर के बारे में। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है कि जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स है वो किसके पास है, वो कांग्रेस के पास है। ठीक है, मतलब यूएस की लेजिस्लेचर के पास है जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स है वो सब। ठीक है, और वहां पे यूएस का लेजिस्लेचर में वहां पे 2 हाउसेस है, वन इज सीनेट एंड द अदर वन इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सीनेट जो है वो वहां का अपर हाउस है एंड जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोअर हाउस है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यूएस की जो कांग्रेस है, दैट मीन्स यूएस की जो लेजिस्लेचर है, दैट इज बाय कैमरल इन नेचर। बाय कैमरल का मतलब क्या होता है? बाय मतलब 2, कैमरल मतलब हाउसेस। तो यूएस की लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट यूएस कांग्रेस इज बाय कैमरल इन नेचर। जैसे कि इंडिया की जो लेजिस्लेचर है वो भी कैसी है? बाय कैमरल इन नेचर है, दैट मीन्स वहां भी 2 हाउसेस है, एक राज्यसभा एंड एक लोकसभा। ठीक है, वैसे ही यूएस की लेजिस्लेचर भी बाय कैमरल इन नेचर है, दैट मीन्स वहां भी 2 हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दी सेनेट। तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली। ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर, अगर इन केस आपको मेरी स्क्रीन से, वीडियो स्क्रीन से जहाँ पे मैं बोल रही हूँ वो शो हो रहा है, तो अगर आपको इससे नोट्स आपके छुप रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा वीडियो को आगे कर सकते हो। मैं कहीं पे भी आपके नोट्स कट नहीं होने दूंगी। ठीक है, और फिर आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट कट हो रहा है तो थोड़ी सी देर बाद जो है वो सेकंड पॉइंट में आपको कंप्लीट क्लियर दिखाऊंगी। आगे आप थोड़ा सा वीडियो कंटिन्यू करोगे तो आपको वहाँ पे उस सेकंड पॉइंट पे एकदम क्लियर दिखाई देगा, तब आप सेकंड पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पे सारे नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल करवाती हूँ। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट व्हाई यूएसए ऑप्टेड फॉर बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अभी हमने बोला कि यूएस का जो लेजिस्लेचर है तो वो कैसा है नेचर में? बाय कैमरल है। ठीक है, तो वो चीज हमने बोली। तो अब यूएसए ने बाय कैमरल लेजिस्लेचर को ही क्यों ऑप्ट करा? क्या रीजंस थे उसको ऑप्ट करने के? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट? क्या रीजंस थे ऐसे जिसकी वजह से उन्होंने बाय कैमरल लेजिस्लेचर को ऑप्ट करा? वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को भी ऑप्ट कर सकते थे। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक ही हाउस होता है, एंड बाय कैमरल लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं। तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली। तो फर्स्ट रीजन क्या आता है? देयर फैमिलियरिटी। ठीक है, दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जिन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा, वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर से ज्यादा फैमिलियर थे। उनको ज्यादा बाय कैमरल लेजिस्लेचर के बारे में पता था, इसकी वजह से उन्होंने बाय कैमरल लेजिस्लेचर को ऑप्ट करा इंस्टेड ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, बिकॉज दे वर फैमिलियर विथ बाय कैमरल लेजिस्लेचर। सेकेंड रीजन आता है टू गार्ड अगेंस्ट डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मतलब होता है जहां पे अगर सपोज करो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हो तो वहां पे मतलब एक ही हाउस है, तो वहां पे वो एक हाउस क्या करने लग जाता है? डेस्पोटिक बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमर्जी चलाने लग जाता है क्योंकि उसके ऊपर चेक रखने वाला कोई नहीं होता। तो उस डेस्पोटिज्म के अगेंस्ट गार्ड करने के लिए, मतलब यहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो डेस्पोटिक ना हो जाए, तो उस चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या करा? यहाँ पे बाय कैमरल लेजिस्लेचर को ऑप्ट करा कि अगर 2 हाउस होंगे तो वो दोनों हाउस क्या कर सकेंगे? एक दूसरे के ऊपर चेक रख सकेंगे, तो किसी के भी डेस्पोटिक बनने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे, कि कोई भी डेस्पोटिक नहीं बनेगा, मतलब कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा। बिकॉज अगर एक जन अपनी मनमर्जी चलाता है तो दूसरा हाउस उस पर चेक रख रहा है, तो वो उसको रोक या टोक सकता है।
तो ये चीज हमने बोली कि क्या रीजन था बिहाइंड ऑप्टिंग फॉर बायकैमरल लेजिस्लेचर। थर्ड रीजन आता है टू एंश्योर कंजर्वेटिज्म। दैट मीन्स कि जो बायकैमरल लेजिस्लेचर को ऑप्ट करने के पीछे क्या रीजन था कि इतने टाइम से यूएसए के अंदर बहुत ही टर्मोइल चल रहा था, बहुत ही अनसर्टेनिटी चल रही थी, मतलब कोई भी चीज़ फिक्स नहीं थी, कोई भी चीज़ का जो है कंफर्मेशन नहीं था, बहुत ही अनसर्टेन चीज़ें चल रही थी। अनसर्टेन मतलब जिस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है, मेरे को कंफर्म फिक्स नहीं है, दैट इज अनसर्टेनिटी, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही इनस्टेबिलिटी चल रही थी। तो उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए यहाँ पे बायकैमरल लेजिस्लेचर को ऑप्ट करा गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उनको ये लगा कि हमें गवर्नमेंट में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए उन्होंने किस चीज को ऑप्ट करा, बायकैमरल लेजिस्लेचर को ऑप्ट करा, बिकॉज वो पहले ही यूएसए जो है बहुत ही इनस्टेबिलिटी, टर्मोइल, अनसर्टेनिटी से पास हो रखा था। तो उस स्टेबिलिटी को वापस लाने के लिए यहाँ पे फ्रेमर्स ने क्या सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है बायकैमरल लेजिस्लेचर को ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है, सो दैट हम स्टेबिलिटी ला पाए इन द कंट्री। ओके, तो वो चीज हमने बोली। फोर्थ पॉइंट आता है दैट इज नेसेसिटी टू कॉम्प्रोमाइज। जितने भी बड़े और छोटी स्टेट्स है उनके बीच में जो डिफरेंसेस है ना, कि उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस को हटाने के लिए बायकैमरल लेजिस्लेचर को ऑप्ट करा गया कि जितने भी लार्ज और स्मॉल स्टेट्स के बीच में डिफरेंसेस है हम उन डिफरेंसेस को क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे थ्रू बायकैमरल लेजिस्लेचर। तो वो चीज यहाँ पे बोली गई। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जितने भी डिफरेंसेस थे बिटवीन द लार्ज स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट, उन सब डिफरेंसेस को हटाने के लिए बायकैमरल लेजिस्लेचर ऑप्ट कराया गया। तो इस कॉम्प्रोमाइज ने बेसिकली ये प्रोवाइड कराया कि जो अपर हाउस है, दैट मीन्स जो सीनेट है, उसमें क्या होगा, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी हर एक स्टेट से, मतलब हर एक स्टेट से इक्वल मेंबर्स आएंगे, चाहे उस स्टेट की पॉपुलेशन किसी की ज़्यादा हो किसी की कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक स्टेट से इक्वल मेंबर्स आएंगे, ठीक है। जबकि जो लोअर हाउस है, दैट इज जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसमें क्या हुआ कि ये जो लोअर हाउस है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, लार्जेस्ट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इन प्रपोर्शन टू द रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, कि जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ से मे बी मेंबर्स ज़्यादा आएंगे और जिसमें कम पॉपुलेशन होगी वहाँ से मेंबर्स कम आएंगे। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ बोली गई। तो ये हमने कुछ 4 रीजंस देखे दैट व्हाई यूएसए ऑप्टेड फॉर बायकैमरल लेजिस्लेचर। तो आई होप आपको वो चीज़ क्लियर हुई होगी दैट व्हाई यूएसए ऑप्टेड फॉर बायकैमरल लेजिस्लेचर। अब हम देखेंगे यूएस कांग्रेस के दोनों हाउस के बारे में इन डिटेल। सबसे पहले हम ले रहे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज द लोअर हाउस ऑफ यूएस कांग्रेस। ओके, तो इसको हम पहले डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम लेंगे सीनेट, जिसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, एज आई टोल्ड यू, इट इज द लोअर हाउस ऑफ द यूएस कांग्रेस, ठीक है। यूएस कांग्रेस या फिर मैं बोलूँ यूएस लेजिस्लेचर का ये जो है लोअर हाउस है, कौन सा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अब मुनरो जो है, जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर थे, उनके अकॉर्डिंग ये हाउस क्या रिफ्लेक्ट करता है, पॉपुलर ओपिनियन रिफ्लेक्ट करता है, दैट मीन्स लोगों का ओपिनियन रिफ्लेक्ट करता है, कौन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वो चीज यहाँ पे बोली गई। नाउ अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एचओआर, दैट मीन्स जो एचओआर है, दैट इज जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसका कंपोजिशन क्या है, किस किस से मिलके वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बना हुआ है, तो वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जब मैं कंपोजिशन की बात करती हूँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, तो यहाँ पर इनकी जो सीट्स थी, एचओआर के अंदर जो सीट्स थी वो परमानेंटली फिक्स थी 435 तक। तो पहले एचओआर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो फिक्स थी कितने पे, 435, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हुआ करती थी पहले एचओआर के अंदर, 435 सीट्स हुआ करती थी। बट 1959 में ये सीट्स बढ़ के कितनी हो गई, 437 सीट्स हो गई, बिकॉज उस टाइम पर 2 स्टेट्स और ऐड हुए, दैट इज अलास्का एंड हवाई। तो इस वजह से 435 से बढ़कर वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई, 437 हो गई इन द ईयर 1959, ठीक है। और जो एचओआर के मेंबर्स है उनको अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में इलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ लॉ जो कि पास हुआ था 1929 में, एंड उसको अमेंड कर दिया गया था 1941 में, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में देखी कि पहले जो थी टोटल नंबर ऑफ
कि पहले जो थी टोटल नंबर ऑफ सीट्स वो 435 सीट्स जो है परमानेंटली फिक्स थी, बट जब अलास्का और हवाई 2 स्टेट्स ऐड हुए यूएसए के अंदर तो 1959 में वो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि 435 थी वो बढ़कर 437 हो गई। बट जब वापस से रीअप्रोप्रिएशन कैरी आउट हुआ 1961 के अंदर, अभी हमने देखा 1959 में जो सीट्स थी वो 435 से 437 हो गई, बट 1961 में जब रीअप्रोप्रिएशन कैरी आउट हुआ तब वापस से जो सीट्स थी उनको फिक्स कर दिया गया 435 पे। ठीक है, तो रीअप्रोप्रिएशन मतलब सीट्स को अलोकेट करना एक नए तरीके से। तो जब ये रीअप्रोप्रिएशन कैरी आउट हुआ 1961 में तब फिर से सीट्स को जो है 435 ही फिक्स कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो यूएस के अंदर 14th अमेंडमेंट आता है वो क्या प्रोवाइड कराता है कि जो सीट्स है, एचओआर की जो सीट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। मतलब जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स और जहाँ पे कम पॉपुलेशन वहां पर कम नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, बट ऐसी चीज जो है ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, और यहाँ पर ये चीज बोली जाती है कि यूएसए के अंदर हर एक सेंसस के बाद, सेंसस मतलब होता है जनगणना, ठीक है, तो हर एक सेंसस के बाद सीट्स को रीअप्रोप्रिएट किया जाता है, मतलब अलोकेट किया जाता है नए डिफरेंट वे में। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। तो आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कैसे वापस से सीट्स को फिक्स कर दिया गया था 435 पे। ठीक है, और कब किया गया था, अपन ने बोला 1961 में किया गया था। और उसके बाद 14th अमेंडमेंट में क्या चीज हुई कि जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग कर दिया गया, स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। हालांकि ये चीज कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और एक और चीज बोली जाती है कि जो सीट्स है उसको रीअप्रोप्रिएट किया जाता है आफ्टर ईच सेंसस। तो वो चीज हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस करी। नाउ अब हम बात करते हैं सफरेज के बारे में। नाउ व्हाट इज सफरेज? तो सफरेज मतलब होता है द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस। पॉलिटिकल इलेक्शन में किसको वोट करने का राइट है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सफरेज। तो अब जब यहाँ पर ये बात आई कि एचओआर के मेंबर्स के लिए किसे वोट करना चाहिए, ये जो चीज है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने किसके ऊपर छोड़ दी, स्टेट्स के ऊपर छोड़ दी कि स्टेट्स डिसाइड करेंगे कि किसको एचओआर के लिए वोट करना चाहिए। तो वो चीज इन्होंने जो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया। जो 15th और 19th अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसी पे भी सफरेज कॉन्फर नहीं करता है। दैट मीन्स वो ये चीज नहीं बताता है दैट हु हैज द राइट टू वोट फॉर चूजिंग द मेंबर्स ऑफ द एचओआर। बट जो फेडरल वोटिंग राइट्स एक्ट है 1970 का, उसके अंदर कांग्रेस ने ये राइट टू वोट किसे दिया है, जिन्होंने भी 18 इयर्स कंप्लीट कर लिए उन्हें दिया है। एंड यहाँ पर एक और चीज को अबॉलिश कराया गया, एक और चीज को हटाया गया, एंड वो था लिटरेसी टेस्ट, जो कि यूज किया जाता था 17 स्टेट्स के अंदर। मतलब पहले कैसे वोट्स हुआ करते थे, तो पहले ये देखा जाता था कि जो लिटरेट है वो ही वोट दे सकता है। तो ये जो लिटरेसी टेस्ट यूज किया जाता था पहले 17 स्टेट्स के अंदर, उस चीज को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया और बोला जिस सिटीजन ने भी 18 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं उसके पास क्या है, राइट टू वोट है। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ एचओआर, उनके पावर्स, फंक्शंस, जो भी चीजें बची हैं हम वो सब डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड फिर हम सीनेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इन केस फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट्स या क्वेरीज रहती है देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। Or in case if you find this video helpful, then do share it with all your friends, but only if you find it helpful. ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लगता है या यूजफुल लगता है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करनी है। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू हिट दैट थम्स अप बटन एंड डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। उससे मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है, या मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, या मुझे क्या चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए। सो प्लीज डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आपके एक सब्सक्राइब बटन को हिट करने से कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई भी खर्चा नहीं आएगा। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ओके, अच्छा एक और चीज, जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है वो वापस मत हिट कर देना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। बट जिन्होंने नहीं कर रखा है प्लीज वो लोग सब्सक्राइब बटन जरूर हिट कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन एज वेल। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर।